हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कलीम अंसारी। सिद्धराज जीएस से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी इंग्लिश मीडियम की तो क्लासेस चल रही हैं, जिसपे साइंस का जो सेगमेंट है वो सिद्धरा मैम ले रही हैं। उन्होंने केमिस्ट्री कंप्लीट करा दी है और बायोलॉजी उनकी चल रही है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वो इसके बाद और कुछ भी लेकर के आएंगी। मे बी मैथ हो सकता है या फिर फिजिक्स हो सकती है, ठीक है। और एक तरफ से देखा जाए तो जितने भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं उसमें भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ। तो उसमें हमारी 9th क्लास की हिस्ट्री चल रही है, उसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और हम अपने तीसरे चैप्टर की ओर चल रहे हैं। उसमें हमारा वहाँ तीसरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो 9th क्लास की हिस्ट्री की तो नहीं है, इंग्लिश वाली। तो आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम हिंदी मीडियम के लिए भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ताकि हिंदी मीडियम के जितने भी स्कूल वाले बच्चे हैं या जितने भी ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उनको 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी वगैरह रिवाइज करनी है या एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझना है। कहीं ना कहीं उनकी ये चाह है कि हम एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर करके और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हम अपने कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो सके, ताकि हम अपने कंपटीशन को आराम से क्रैक कर सकें, ठीक है। तो अब हमारा जो ये हिंदी मीडियम वाला जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, इसके 2 पर्पज़ है। एक तो वो कोई भी स्कूल वाला बच्चा हो, ऐसा भी है कोई कि कोई ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है या स्कूल्स में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पे आपको पता ही है कि क्लासेस वगैरह या पढ़ाई वगैरह इतनी अच्छे से नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं। तो हमने सोचा कि यूट्यूब पे भी कुछ अच्छा पढ़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है उसका फ़ायदा उठा सकेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने का पर्पस यही है। एक तो स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनको कहीं से कहाँ तक भी कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए ज्योग्राफी में ही क्या, हिंदी मीडियम के कोई भी बच्चे हों, चाहे वो स्कूल के हों या कंपटीशन के लिए एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहे हों, उनको कहीं से कहीं तक भी कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। उनके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, पहला तो ये है। और दूसरा ये कि वो कोई भी बच्चा जो कंपटीशन के लिए एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहा है, तो मेरा ये कोशिश रहेगी मैं एनसीईआरटी को इतना अच्छे से कराऊं कि इस क्लास के बाद आपको कभी ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, जो क्लासेस मैं आज कराऊंगा या जो क्लास हमारी चलेगी या जितना भी पढ़ाऊंगा, अगर आप उसको उतना पढ़ लें तो मेरा मानना यह है कि आपको कहीं और से पढ़ने की इस चैप्टर को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज ये चैप्टर समझिएगा आखिरी बार पढ़ा जा रहा है और इस चैप्टर के बाद इसमें कुछ ऐसा नहीं बचेगा जो इसमें छोड़ दिया जाए या किसी बच्चे को इसको दोबारा पढ़ना पड़े, ठीक है। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हमारी क्लास इतने अच्छे से हो कि हम उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकें। दूसरी बात हमारी ये है कि जो हमारी ये क्लास है ये टोटल एनसीईआरटी पे बेस्ड होगी, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड की तो सुविधा है नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा उतारने की बजाय मैं ऐसा करूँगा कि आपको जो एक्सप्लेन करूँगा। अब 6th स्टैंडर्ड के बच्चे इतने तो समझदार होते हैं कि वो आराम से लिख पढ़ सकते हैं। तो मेरे सामने ज्योग्राफी की बुक रखी हुई है 6th क्लास की। मैं यहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा या जिस लाइन को मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊं, तो मैं उसको बोलता चलूँगा और आप उसको नोट करते चलेंगे। और जो कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ क्लियर करना होगा, तो मैं उसको बोर्ड पे, कोई टेक्निकल टर्म वगैरह होगी तो उसको मैं बोर्ड पे लिख करके आपको क्लियर कराऊंगा। तो इस तरह से हमारी बहुत अच्छे से क्लास चलेगी और आपको ना लिखने में तकलीफ होगी, ना किसी तरह की कोई समस्या होगी। तो जस्ट डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से मैं चाहता था यहाँ पे लिखा भी सकता था, और अगर मैं इसमें लिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें लिखाना स्टार्ट करता हूँ, तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लिखने में ही चला जाएगा, बिकॉज बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ हैं। तो मैंने सोचा उनको लिखवा के ना करके मैं एक काम करूँगा, उनको एक्सप्लेन करूँगा और जहाँ ज़रूरत होगी बच्चों को बोल दूंगा तो बच्चे लिख लेंगे। देखो, सिद्धरा जीएस जो है वो लगातार आपके लिए नए नए प्रयास कर रहा है। सबसे पहले हमने इंग्लिश में स्टार्टिंग की, इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा सफल भी रही, बच्चे उस पर बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं बच्चे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सपोर्ट थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, बिकॉज अभी हमारे 200+ सब्सक्राइबर हुए हैं। जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सिद्धरा जीएस क्लासेस का मोटिवेशन है ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का, वो भी उसका फुलफिल हो जाएगा। बिकॉज हर एक टीचर की, ये हर एक यूट्यूबर की ये चाह होती है कि जल्द से जल्द उसका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए और वो फिर इसके आगे बहुत अच्छे से अपने काम को चला सके, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद स्टूडेंट की कर सकता है एजुकेशन के फील्ड में, वो बहुत अच्छे से कर सके। क्योंकि दोस्तों, कोई भी हो, हमारा जो ये कनेक्शन है ये एक तरह से देखा जाए तो कुछ लेकर के कुछ दिया जाता है। तो इसी तरीके का हमारा ये है, हम आपसे
मुद्राओं के रूप में भले ही कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपसे हमारी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी चैनल पे आएँ या जब भी आप हमारी वीडियो को देखें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, जिससे सिद्रा जीएस जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे और भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस लेके आए, जिससे हर एक छात्र को या हर एक स्टूडेंट को जो ट्यूशन वगैरह या कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो बहुत अच्छे से इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सके। तो आज की बात बहुत हो गई, प्रचार भी कर दिया मैंने इसी बहाने अपने चैनल का, और जो मैं चाहता हूँ वो भी मैंने बोल दिया, तो बातें बहुत हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं भूगोल। जिसे ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भूगोल होता क्या है। पहले तो देखो, तो इसको ये जो है ये दो वर्डों से मिलकर बना है, एक है भू और एक गोल। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो भू यहाँ पे पृथ्वी के अर्थ के सेंस में कहा गया है, और बाकी जो बताया गया है वो इसमें बताया गया है कि पृथ्वी की जो है, हम इसमें पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी को बहुत अच्छे से हम पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। यहीं पे अगर हम दूसरा वर्ड देखें हमारा, तो ज्योग्राफी। तो एक में इसमें जियो और दूसरा ग्राफी, मतलब जियो मतलब अर्थ और ग्राफी मतलब स्टडी। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो ज्योग्राफी की मीनिंग बनती है यहाँ पे स्टडी ऑफ द अर्थ, और अगर हम हिंदी में बात करें उसका, तो हिंदी में बनता है कि पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है ज्योग्राफी के अंदर। तो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट जिसके अंदर हम अर्थ का या पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े, तो सबसे पहले मैं आपको ज्योग्राफी के थोड़े से जो मूलभूत, जो ज़रूरी है, जो एक ज्योग्राफी पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता होना चाहिए, सबसे पहले मैं आपके उनसे अवगत करा देता हूँ, ताकि भविष्य में आपसे कोई किसी तरीके का क्वेश्चन करे तो आप उसका जवाब दे सके। ज़्यादा कुछ एडवांस लेवल नहीं, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक ज्योग्राफी पढ़ने वाले बच्चे को एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी क्या है और ज्योग्राफी के फादर कौन है। ये छोटी छोटी बातें हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, तो मैं उस पर थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अगर देखा जाए तो भूगोल को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला अगर बात करें हम, तो पहला है हमारा भौतिक भूगोल। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, या इसी को ही हम बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, और दूसरा है हमारा मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ठीक है, जिसे बोल सकते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी। और अगर हम तीसरी बात करें, तो तीसरा है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, भारत का भूगोल। तो बेसिकली हम जो ज्योग्राफी है या भूगोल को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा भौतिक भूगोल, दूसरा होता है हमारा मानव भूगोल, और तीसरा होता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। ये तीसरा मैंने अलग इसलिए करके बताया क्योंकि बेसिकली हम दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक भौतिक और एक ह्यूमन। ये जो भूगोल होता है ये इंडिया का ही नहीं, ये किसी भी देश का एक अपना भूगोल होता है। जैसे कि अगर कोई अमेरिका का बंदा होगा तो वो अमेरिका का भूगोल पढ़ने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अमेरिकन ज्योग्राफी। कोई कनाडा का होगा, कोई पाकिस्तान का होगा, कोई अफगानिस्तान का होगा, तो यहाँ पे ये चेंज होता जाएगा। इसका बेसिक सा मतलब क्या होता है कि हमें बेसिकली पढ़ना तो है हमें भौतिक भूगोल ही, पूरे जो कॉन्सेप्ट है, पूरे सिद्धांत जो है वो सारे हमें सीखने हैं, और फिर उन्हीं सिद्धांतों को और उन्हीं रूल को हमें एक पार्टिकुलर प्लेस के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये किस लिए करते हैं हम? ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम उस पार्टिकुलर एरिया की जो ज्योग्राफी है उसको बहुत अच्छे से समझ सके। उस जो एक एरिया है, मान लीजिए कोई भी एरिया हो, चाहे भारत हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या कुछ भी हो, एक ऐसे एरिया की ज्योग्राफी समझने की कोशिश करते हैं एरिया वाइज। तो इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी या कैनेडियन ज्योग्राफी या यूएस की ज्योग्राफी। ठीक है, तो बेसिकली हम दो ही पार्ट में बांटते हैं। अगर बात करें तो फादर ऑफ भूगोल कौन है या फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो यह है इरास्टोथेनीज। ठीक है, ये क्या है? पिता है
भूगोल के। और अगर हम बात करें तो भौतिक भूगोल के पिता कौन है? तो हमारे भौतिक भूगोल के पिता हैं हमबोल्ड। ठीक है। तो फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हमबोल्ड को कहा जाता है। और अगर हम ह्यूमन या मानव भूगोल की बात करें तो ये है रिटर है फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी के जो फादर हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के जो फादर होंगे वो कोई इंडियंस होंगे, ऐसा नहीं है। ये भी एक यूके के ही भूगोल शास्त्री हैं जो कहे जाते हैं कि ये जो भारत के भूगोल के पिता हैं। उनका नाम क्या है? जेम्स रेनल। स्पेलिंग में थोड़ी वो हो सकती है क्योंकि सब में अलग अलग है थोड़ी थोड़ी, तो आप उसे देख लेना। लेकिन आप बेसिकली मूल बात पे ध्यान दीजिएगा कि इनका नाम है जेम्स रेनल। तो अब आपको पता चल गया है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है या भूगोल के पिता कौन है? इरास्टोस्थेनीज। और ये पे हम बात करें तो भौतिक भूगोल के पिता कौन है? वो है हमबोल्ड। और इंडियन ज्योग्राफी के हैं जेम्स रेनल। और मानव भूगोल के पिता हैं हमारे रिटर। तो इस तरह से आपने ये देख लिया। अब आपको इतना पता चल गया है कि हमें ज्योग्राफी पढ़ने से पहले किन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ तक दो बातें की। एक तो हमने ये की कि ज्योग्राफी होता क्या है या भूगोल होता क्या है। ज्योग्राफी मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ। फिर हमने यहाँ पे ज्योग्राफी को है, भूगोल को हमने यहाँ पे पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की और कौन कौन उनके फादर हैं उसके बारे में बताया गया। किसने इनकी स्टडी सबसे पहले की, किसने इनकी स्टडी को इफेक्टिव तरीके से की जिससे उनको उस चीज़ का पिता कहा गया या उस पार्टिकुलर ब्रांच का या शाखा का पिता कहा गया। तो यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम अपने जो विषय है, जो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 का, वो है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। अब हम उस पर आगे मूव करेंगे। तो दोस्तों अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, पार्ट है हमारा ये पहला, क्लास 6। ठीक है, ये हमारा पार्ट है। अब हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आए। तो अगर हम सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हुए दो शब्दों से आपको अवगत कराएं कि दो शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले हम उन पर बात करते हैं। पहला तो ये है कि पूर्णिमा क्या होता है। पूर्णिमा और अमावस्या क्या होता है। तो अगर हम पूर्णिमा की बात करें सबसे पहले, तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को ही हम पूर्णिमा कहते हैं। और 15 दिन के बाद हमें ये दिखाई नहीं देती तो उसे हम नए चंद्रमा की रात या अमावस्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्ण चंद्रमा वाली, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को ही हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, और जब 15 दिन के बाद वह हमें दिखाई नहीं देता या 15वें दिन हमें दिखाई नहीं देता उसे हम नए चंद्रमा वाली रात या अमावस्या कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा, और जब 15 दिन के बाद ये हमें दिखाई नहीं देता तो इसे हम नए चंद्रमा की रात यानी अमावस्या कहते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा? खगोलीय पिंड क्या होता है? खगोलीय पिंड क्या होता है? तो अगर खगोलीय पिंड की हम बात करें, सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो
के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, तो सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, अब अगली हमारी जो लाइन है वो है कि तारा किसे कहते हैं। व्हाट इज स्टार, तारा हम किसे कहेंगे। तो कुछ खगोलीय पिंड जो है वो बहुत बड़े आकार के होते हैं और वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। उनकी स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम तारा कहते हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे, वह खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है तथा वह बड़ी मात्रा में उसे उत्सर्जित भी करते हैं, तारा कहलाते हैं। ठीक है, तो वे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित भी करते हैं, तो उन्हें हम तारा कहते हैं। और अगला हमारा क्या होगा, तारों के बाद नक्षत्र मंडल। अगला है हमारा नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है नक्षत्र मंडल। तो दोस्तों, आसमान के अंदर बहुत सारे तारे हैं। ठीक है, तो तारों के द्वारा बनाई गई या विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई वह विशिष्ट या विविध आकृति, तो उसे हम नक्षत्र मंडल बोलते हैं। ठीक है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसी में ही एक टर्म और है जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि तारा। सप्तऋषि क्या होता है सप्तऋषि तारा। तो दोस्तों, 7 तारों के एक तरह से बोलेंगे हम 7 तारे मिलके एक समूह बना करके एक आकृति बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सप्त तारा। तो इसको आप इजीली समझिए, बहुत आसान से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक तरह से ब्रह्मांड के अंदर या गैलेक्सी के अंदर 7 तारे हैं, तो वो 7 तारे मिलके एक आकृति बनाते हैं, तो उसी आकृति को ही हम बोलते हैं सप्त तारा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, क्या परिभाषा लिखेंगे इसे, 7 तारों से बना कोसमूह। ठीक है, सप्त ऋषि कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, 7 तारों के समूह से बना हुआ एक कोस समूह जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, ये सप्तऋषि तारा जो होता है ये रात के समय दिशा बताने में भी काम आता है। अगर आपका बचपन सामान्य गुजरा हो तो आपको पता भी होगा कि जब रात में
दिशा का पता नहीं चल रहा था, तो हमारे बुजुर्ग जो है वो तारों की तरफ देखते थे, तो उनको आसमान में ना 7 तारों का एक ग्रुप दिखाई देता था। तो वो कुछ इस तरीके से होया करता था, जैसे एक तारा ये रहा, और फिर एक तारा ये रहा, एक तारा ये रहा, और एक तारा लगभग यहाँ का होता था, ठीक है, और 2 तारे एक यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से कुछ इस तरीके से होता था, ठीक है। तो लास्ट वाले जो हमारे तारे होते थे, इन्हीं की सीध में, उत्तर दिशा में सीध में यहाँ पे होता था एक बड़ा तारा, जिसको हम बोलते थे ये ध्रुव तारा है, ठीक है, जिसे हम पोलर स्टार बोलते थे। तो इसी के ऊपर इसको बताया कि ये 7 तारों का एक समूह है, ठीक है। तो इन 7 तारों में इस तरह से देखते हैं, और इन 2 तारों की सीध से उत्तर दिशा में ये जो होता है, तो ये तारा जो दिखता था ये हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखता था। और ध्रुव जो है वो 2 ही तरफ है, एक हमारा दक्षिण में है और एक हमारा उत्तर में है। तो दक्षिण में तो ये तारा दिखता नहीं, तो ये तारा हमेशा ही उत्तर में दिखाई देता है। तो जब इन 7 तारों के बाद में इन 2 तारों की सीध में एक तारा दिखाई देता था, तो ये मान लिया जाता था कि ये तारा जो है वो उत्तर दिशा में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। अब अगला है दोस्तों हमारा कि ग्रह क्या होता है। व्हाट इज प्लैनेट। तो बहुत सिंपल सा है, जो हमने तारों की डेफिनेशन दी थी बस उसी में ही थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और हम ग्रह की डेफिनेशन भी आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। तो वह खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, यह नहीं शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वह खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता और वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो है ना, बहुत सिंपल डेफिनेशन। जिसको तारे की डेफिनेशन पता है वो ग्रह की डेफिनेशन भी बहुत आसानी से बता पाएगा। वह खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता और वह तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम ग्रह बोलते हैं और इंग्लिश में उन्हें प्लैनेट कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे जो एक प्राचीन समय के आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे, तो उन्होंने बहुत समय पहले ही बता दिया था कि ये जो चंद्रमा है और ये जो ग्रह हैं इनका खुद का प्रकाश नहीं है, ठीक है। ये जो है सूर्य के परावर्तित प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। उन्होंने बताया था कि ये ग्रह है और जो चंद्रमा है उपग्रह, तो इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है और स्वयं की जो है ऊष्मा नहीं है। तो ये क्या करते हैं, तारों के ही रिफ्लेक्टेड लाइट से ही जलते हैं या चमकते हैं। तो इन्होंने बताया जैसे आप मान लीजिए कि जब सूरज की जो प्रकाश है वो इन प्लेनेट पे या चंद्रमा पर पड़ता है तो वो परावर्तित होकर हमारी आंख में पड़ता है, तो हमें ऐसा लगता है कि चंद्रमा और ये जो ग्रह हैं ये चमक रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अद्भुत सिद्धांत उन्होंने बहुत पहले ही दे दिया था। उन्होंने बोल दिया था, बहुत इजीली ये बता दिया था कि जो चंद्रमा और ग्रह हैं ये इनके पास स्वयं का प्रकाश वगैरह नहीं है और ये जो है तारों के परावर्तित प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं या चमकते हैं। और दोस्तों इसमें हम एक बात और भी बताने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ तारे कुछ हमारे जो पूरा सोलर सिस्टम है उसके अंदर 4 ग्रह जो है हमारे वो अंदर है जिन्हें हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और 4 ग्रह जो है वो एक पट्टी के बाहर है जिन्हें हम बाह्य ग्रह बोलते हैं,
ठीक है। तो उन बाह्य ग्रह में हमारे 3 ग्रह हैं। पहला है बृहस्पति, जिसे जुपिटर भी कहते हैं। दूसरा है हमारा शनि, ठीक है। और तीसरा है हमारा यूरेनस। तो ये 3 ग्रह हैं। तो इन ग्रहों के मान लीजिए ये 3 ग्रह हैं, ठीक है। तो इन 3 ग्रहों के चारों ओर छोटे छोटे छल्ले नुमा पार्टिकल, छोटे छोटे पत्थर या छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल के जो छल्ले हैं वो इन्हीं के साथ साथ में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप बहुत लोगों से पूछोगे तो वो क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि ये छल्ले जो हैं वो शनि के आसपास पाए जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने इस बात को हाईलाइटेड किया है और बताया है कि वो जो छल्ले हैं वो सिर्फ शनि के चारों ओर नहीं घूमते, वो बृहस्पति, शनि और यूरेनस तीनों के और चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। तो उनकी डेफिनेशन क्या है, अब हम उनकी डेफिनेशन लिखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो मैं उसको बोल रहा हूँ, आप उसको लिख सकते हैं। तो एक तो हमारा बृहस्पति है, दूसरा हमारा शनि है और एक हमारा यूरेनस है, ठीक है। इनके चारों ओर छल्ले हैं जो विभिन्न पदार्थों के बने हैं, ठीक है। जो विभिन्न असंख्य पदार्थों के छोटे छोटे छल्ले हैं मिलके बनते हैं। दीज आर दी बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज। एक बात बताता हूँ, मैं इसको एक बार लिखवाता भी हूँ। तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे छल्ले हैं जो इन ग्रह के साथ में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं हम, इन ग्रहों के साथ घूमने वाले एक छल्ले हैं जो इनके साथ में घूमते रहते हैं। तो इंग्लिश में उसको बताया गया है, दीज आर दी बेल्ट्स ऑफ डेब्रीज, ठीक है। दीज आर दी बेल्ट ऑफ डेब्रीज। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये जो छल्ले हैं छोटे छोटे पदार्थों के बने हुए, ये असंख्य छल्ले हैं। ये बृहस्पति, शनि और यूरेनस के साथ में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं छल्ले। दीज आर दी बेल्ट ऑफ डेब्रीज। अब हम यहाँ पे एक एक ग्रह को अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक ग्रह को थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे ताकि उसके बारे में आपको बेसिक चीजें पता हो, ताकि आपसे अगर किसी पार्टिकुलर ग्रह पे पूछा जाए तो आप उसको बता सके कि कितना दूरी पे है, कितनी देर में ये घूम जाता है, कितनी देर में घूर्णन करता है, कितनी देर में परिक्रमण करता है, कितना दूर है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम एक एक ग्रह की स्पेसिफिकली एक एक ग्रह को थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अब एक एक ग्रह के बारे में मैं थोड़े थोड़े फैक्ट लिख रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है, ताकि किसी भी ग्रह के बारे में आपसे कुछ फैक्ट पूछे जाए तो आप उसको बता सकें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जैसे पृथ्वी, जैसे मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सूर्य है। तो इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर काटती है, ठीक है। और चक्कर कैसे काटती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ के ऊपर, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो इस पे चक्कर काटती है, ठीक है। एक तो हमारी पृथ्वी ऐसे ऐसे चक्कर काटती है, इस पथ के ऊपर चलती जाएगी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ से ऐसे पूरा चक्कर काटने के बाद हमारी पृथ्वी यहाँ तक आ, तो इसको बोलते हैं हम परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण। ये पृथ्वी का कितना है, 365 दिन। और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे भी ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से सूरज के चारों तरफ घूम रही है, तो वो तो हमारा परिक्रमण, ठीक है। और जो ऐसे घूम रही है अपने ही अक्ष के ऊपर, अपनी धुरी के ऊपर ऐसे घूम रही है, इसको बोलते हैं घूर्णन गति। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलेंगे हम परिक्रमण। और यहीं पे घूमने को बोलेंगे, यहाँ पे घूमने को बोलेंगे हम
घूर्णन। तो दो तरीके की गति करती है, तो आपको परिक्रमण और घूर्णन में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ये बता दी। तो ये जो हमारा बुध है ये भी सूरज के चारों ओर चक्कर काटता है, तो ये एक अपना परिक्रमण करने में कितना टाइम लगाता है, 88 दिन। तो अगर माना जाए तो इसका जो एक पूरा चक्कर है या इसका साल है, क्योंकि हम बात जो कर रहे हैं वो पृथ्वी के सापेक्ष कर रहे हैं, पृथ्वी को हम एक तरह से सेंटर में रख के बात कर रहे हैं, हम सब चीज़ों की बातें जो है वो पृथ्वी को ही हम केंद्र में रख के कर रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी से ऐसे घूमने में 365 दिन लगाती है, तो बुध ऐसे घूमने में 88 दिन लगाता है, ठीक है। तो यानी कि बुध का जो परिक्रमण है वो 88 दिन का है, और इस तरह से जो घूमता है घूर्णन गति वो बुध की 59 दिन की है, ठीक है, 59 डेज की। और इसके बाद में हमारा शुक्र, तो शुक्र जो है वो अपना परिक्रमण करता है 255 दिन में, ठीक है, और अपनी घूर्णन करता है 243 दिन में, ठीक है, 243। अब अच्छे से समझ पाएंगे क्या, मान लीजिए मैं सूर्य हूं, तो मेरे इस तरह से ऐसे और ऐसे घूम के यहीं आने में, अब मैं सूरज हूँ, मुझे घूमता हुआ मत मानना, मुझे दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैं सूरज हूँ, मैं यहीं खड़ा हूँ और ये पृथ्वी ऐसे जा रही है, ऐसे जाके और ऐसे घूम के यहीं पे आ रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परिक्रमण। और इस तरह से घूमना, इस तरह से जो ये घूम रही है इसे बोलते हैं हम घूर्णन करना, ठीक है। तो पृथ्वी हमारी दो तरीके की गति करती है। तो बुध जो है वो सूरज के कितने दिन में अपना परिक्रमण कर लेता है, 88 दिन में, और घूर्णन कितने दिन में करता है, वो करता है 59 दिन में। अगर इसी तरह हम शुक्र की बात करें तो इसका परिक्रमण होता है 255 दिन में और घूर्णन होता है 243 दिन में, ठीक है। ये पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के एक तरह से देखा जाए आकार और आकृति और आकार के अगर हम हिसाब से देखें तो ये पृथ्वी के एक तरह से समान ही है। तो शुक्र में हमें दो बातें याद रखनी है, एक तो परिक्रमण करता है 255 दिन में और घूर्णन करता है 243 दिन में, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है और पृथ्वी का एक तरह से बोला जाए तो समानांतर ग्रह भी है, बिल्कुल पृथ्वी के जैसे ही आकार और आकृति के बेस पे है। तो इसमें ये 3-4 बातें ध्यान में रखने की जरूरी है। अगर हम पृथ्वी की बात करें, यहाँ पृथ्वी की बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमें पृथ्वी को ही पढ़ना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको बहुत डिटेल में करेंगे। यहाँ पे बस इतना तो सबको पता होता है कि परिक्रमण जो है वो 365 दिन में कर रही है और घूर्णन जो है वो 24 घंटे में कर लेती है, ठीक है। तो ये तो सभी को पता है। तो अगर हम अगली बात करें, दूसरा है हमारा मंगल। तो मंगल जो है वो सूर्य का परिक्रमण करने में तो लगाता है 687 दिन, ठीक है, और घूर्णन करने में वो लगाता है 24 घंटे। तो देखा जाए तो ये एक तरह से सेम ही है, ठीक है। हमारी पृथ्वी से इसका जो घूर्णन है वो सेम है 24 घंटे में। तो आपने देखा होगा कि हम भविष्य में जाने की बात कर रहे हैं मंगल के ऊपर, तो हम और ग्रह पे भी जा सकते थे। अगर और ग्रह पे हम क्यों नहीं गए, क्योंकि और ग्रह में घूर्णन करने की जो गति है वो बहुत ज़्यादा हल्की है, और आपको पता है कि घूर्णन की वजह से हमारी पृथ्वी पे बहुत सारे फायदे होते हैं जो मानव जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। तो इस वजह से हमने ये विकल्प तलाशा कि हम उन दो ग्रहों पे ना जा करके, उनके दो कारण थे, एक तो वो सूरज के बहुत ज़्यादा पास है और दूसरा उसमें जीवन के रहने के लिए अनुकूल जो है वो परिस्थिति भी वहाँ पे है नहीं, तो इसलिए हम मंगल पे जा रहे हैं क्योंकि वो पृथ्वी के समानांतर ही घूमता है, ठीक है, और शायद भविष्य में वहाँ पे जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाए। तो हम मास में क्या याद रखेंगे, परिक्रमण करता है 687 दिन में और घूम जाता है 24 घंटे में, घूर्णन करता है 24 घंटे में, ठीक है। और मंगल के पास दो उपग्रह हैं, या बोल सकते हैं मंगल के पास दो चंद्रमा हैं, जैसे हमारी पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है। पृथ्वी वाले पॉइंट में एक बात और याद रखेंगे, परिक्रमण करती है 365 दिन में, घूर्णन करती है 24 घंटे में, और उसके पास अपना एक उपग्रह यानी एक चंद्रमा है, और मंगल के पास दो चंद्रमाएं हैं यानी दो उपग्रह हैं, ठीक है। और दूसरा है बृहस्पति, परिक्रमण करती है 11 साल 11 महीने यानी लगभग 12 साल में, और घूर्णन कर लेती है 9 घंटे 56 मिनट में यानी लगभग 10 घंटे हम बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे तेज घूमती है, अगर कोई पूछे सबसे तेज घूर्णन करने वाली कौन सा ग्रह है तो वो है बृहस्पति। सबसे तेज
घूर्णन, ठीक है। तो वो है बृहस्पति का। और इसके पास अगर देखा जाए चंद्रमाएं कितने हैं यानी कि उपग्रह कितने हैं, तो इसके पास है 16 उपग्रह, ठीक है। तो अगला है हमारा शनि। तो शनि परिक्रमण करने में कितना टाइम लगाता है, वो लगाता है 29 साल और घूर्णन करने में 10 घंटे, ठीक है। तो अगर देखा जाए बृहस्पति के बाद सबसे तेज घूर्णन करने वाला जो ग्रह है वो हमारा शनि ही है, क्योंकि ये परिक्रमण तो करता है 29 साल में और घूर्णन कर जाता है, बहुत तेज घूमता है, ये कर जाता है मात्र 10 घंटे में। उपग्रह कितने हैं इसके पास, तो बताया जाता है इसके पास 30 से ज्यादा उपग्रह हैं। किसके पास, शनि के पास। तो अगर एक फैक्ट और बने शनि पे, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो वो हमारा शनि है, जिसके पास 30 से ज्यादा उपग्रह है। अगला है हमारा यूरेनस। परिक्रमण करता है 84 साल में और घूर्णन कर लेता है 17 घंटों में, ठीक है। एक तरह से इस तरह से तो घूमता है ये 84 साल में, और ऐसे घूर्णन कर लेता है ये सिर्फ 17 घंटों में, ठीक है। उपग्रह कितने हैं यानी चंद्र में 17 ही इसके पास चंद्रमा है, ठीक है। उसके बाद में हमारा है नेपच्यून, जो कि परिक्रमण करता है इतने दिन में कि हमारी तो एक तरह से बोलते हैं कि 3 जनरेशन आ जाती है। मान लीजिए मेरे दादाजी, मेरे पापा और मैं, हम तीनों ही जनरेशन में जाएंगे, इतनी लंबा इसका परिक्रमण है। वो कितना, 164 साल का, 164 ईयर में ये एक पूरा परिक्रमण करता है, और इसका घूर्णन जो है वो मात्र 16 घंटों में हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से घूमने वाला ग्रह है ये। तो अगर स्पीड के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे तेज हमारा देखा जाए तो ये बृहस्पति होगा, उसके बाद हमारा शनि होगा, और उसके बाद में हमारा नेपच्यून हो जाएगा, और उसके बाद हमारा यूरेनस होगा, ठीक है। तो एक 9 घंटे में, एक 10 घंटे में, एक 16 घंटे में, एक 17 घंटे में, ठीक है। कितनी तेज ये घूम रहे हैं। तो इस तरह से आपने सभी ग्रहों के बारे में देख लिया। मैं एक बार इसको फिर से फिंगर टिप्स के तौर पर आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ताकि आप इसे एक बार में बहुत अच्छे से समझें। अगर हम सबसे पहले बात करें बुध की, परिक्रमण करता है 88 दिन में और घूर्णन करता है 59 दिन में, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है शुक्र, परिक्रमण करता है 255 दिन में और घूर्णन करता है 243 दिन में, ठीक है। इन दोनों के ही पास उपग्रह नहीं है। फिर बात आती है हमारी पृथ्वी की, परिक्रमण करती है 365 दिन और घूर्णन करती है 24 घंटे में, उपग्रह 1, ठीक है। उसके बाद में है हमारा मंगल, परिक्रमण करता है 687 दिन में और घूर्णन कर देता है ये 24 घंटों में। अगर उपग्रह की बात करें तो इसके पास 2 उपग्रह हैं। तो यहाँ तक हमने 4 ग्रहों के बारे में आपको रिवाइज कर दिया, ठीक है। ये चारों आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला हमारा आएगा बृहस्पति। तो बृहस्पति के बारे में अगर देखा जाए तो परिक्रमण कितने, इसका जो परिक्रमण है वो कितना है, वो है 11 साल 11 महीने यानी लगभग 12 साल, ठीक है। और अगर इसके घूर्णन की बात करें तो सबसे तेज घूर्णन करता है जो 9 घंटे 56 मिनट है यानी लगभग 10 घंटों में। और इसके पास जो एक तरह से उपग्रह बताए जाते हैं, तो उपग्रह इसके पास में लगभग 16 के आसपास इसके पास उपग्रह, ठीक है। और अगला अब हमारा आता है शनि, परिक्रमण करता है 29 साल में, घूर्णन कर लेता है 10 घंटे में। बृहस्पति के बाद सबसे तेज घूर्णन करने वाला है, 10 घंटे में घूर्णन, 29 साल में परिक्रमण। और अगर उपग्रह की बात करें तो 30 से ज्यादा उपग्रह हैं। तो अगर इसके पास एक फैक्ट है, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला प्लेनेट है ये या ग्रह है। इसके बाद में आता है हमारा यूरेनस। यूरेनस 84 साल में परिक्रमण करता है और मात्र 17 घंटों में ये अपना घूर्णन कर लेता है और 17 ही इसके पास उपग्रह है, ठीक है। अगला आता है हमारा नेपच्यून, 164 साल में परिक्रमण और मात्र 16 घंटों में घूर्णन और 14 इसके पास उपग्रह है, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्ट, सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति। उसके बाद में है हमारा शनि और उसके बाद में सबसे तेज घूर्णन करने वाला हमारा नेपच्यून और उसके बाद होगा हमारा यूरेनस, ठीक है। और सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे ज्यादा उपग्रह वाला 30 से ज्यादा यानी शनि। और ऐसा ग्रह कौन सा है जिसका परिक्रमण और घूर्णन लगभग एक समान है या लगभग समान ही है, तो वह है हमारा शुक्र, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, वो है हमारा शुक्र। आकार और आकृति के आकार पे पृथ्वी से सिमिलर कौन है, वो भी है हमारा शुक्र। तो आपने ये बहुत अच्छे से देख लिया। अगर परिक्रमण की बात करें सबसे
देर तक परिक्रमण कौन करता है, तो वो है हमारा नेपच्यून, और सबसे जल्दी कौन करता है, बुध। ठीक है, तो यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, आई होप। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो सौर मंडल या सोलर सिस्टम जो है ये नाम कैसे पड़ा। तो अगर आपको पता हो तो ग्रीक है या ग्रीस उसे बोलते हैं हम, वहाँ पे प्राचीन समय में एक कहावत चलती थी, तो वो लोग सूर्य देवता को ना सोल बोलते थे, तो वहाँ पे सोल कहा जाता था सूर्य देवता को। ठीक है, तो इस सोल से ही बना है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, और अगर हिंदी का इसका वर्ड की बात करें हम सोल, तो इसका मतलब होता था सूर्य से संबंधित। ठीक है, तो सौर मंडल हमारा इसके अकॉर्डिंग पड़ा और सोलर सिस्टम हमारा इसके अकॉर्डिंग पड़ा। तो आपने हिंदी और इंग्लिश में किस तरह से सोलर सिस्टम और सौर मंडल का नाम पड़ा ये आपने देख लिया। अब आर्यभट्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने बहुत समय पहले ही बता दिया था कि ये जितने भी ग्रह हैं और उपग्रह या चंद्रमा हैं, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के ही परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि सौर मंडल क्या होता है। ठीक है, तो सौर मंडल की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड। उल्का पिंड। तो सौर मंडल की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम, तो सौर मंडल किसे कहते हैं, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड, इन सभी से मिलकर बनता है हमारा सौर मंडल। और इन्हीं सभी के मिली जुली स्ट्रक्चर या इन सभी के इन सबसे बनी मिली जुली आकृति को ही हम बोलते हैं सौर मंडल या सौर परिवार। सौर मंडल की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है, जिसे हम सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये सौर मंडल है ये बिना किसी कॉलम के, बिना किसी दीवार के ये इस तरह से रुका हुआ कैसे है, ये किस तरह से रुका हुआ। तो जैसे कि आपको पता है कि इन सारे सौर मंडल के अंदर सूरज जो है वो केंद्र में है और बाकी के सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, और ये ग्रह जो है वो एक दूसरे में टकरा नहीं रहे हैं या एक दूसरे के रास्ते को काट नहीं रहे हैं। किस तरह से ऐसा हो रहा है या इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सूर्य है हमारा वो एक बहुत बड़ा तारा है और वो बहुत ज़्यादा गर्म है और वो गैसों से बना हुआ है। ठीक है, तो उसकी ऊष्मा है, उसका प्रकाश है और उसके अंदर एक बहुत बड़ी मात्रा में एक तरीके से उसका जो चुंबकीय बल है ना, जैसे कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल इस पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है, जोड़ के रखता है। इस वजह से हमारी पृथ्वी या मंगल या जो भी है ये सब सूर्य से जुड़े हुए हैं, अटके हुए हैं, ये नीचे नहीं गिरते या एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि क्या कारण है जो सूर्य के चारों तरफ इस तरह से ये पूरा सौर सिस्टम बना हुआ है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो हम यही कहेंगे कि सूरज का जो खिंचाव बल है, जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, आकर्षण बल, ये इस पूरे सोलर सिस्टम के ग्रह को आपस में बांध के रखता है। तो इस वजह से ये सौर मंडल पूरा हमारा इस तरीके से बना हुआ है। और एक बात आपने और देखी होगी कि सूरज जो है वो हमें अच्छे से रोशनी भी देता है और अच्छे से हमें धूप वगैरह भी देता है। तो एक तरह से इसकी जो ऊष्मा वगैरह है और प्रकाश, हम प्रकाशित होते हैं और उसे यूज़ भी करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हम इसके इतनी गर्मी को महसूस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि सूरज जो है हमारा सबसे नज़दीकी तारा होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। अगर कहा जाए तो ये हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ये हमसे, और इसका प्रकाश जो है वो हम तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लग जाता है, जिस वजह से हम इसकी गर्मी को या इसकी जो ऊष्मा को ज़्यादा
महसूस नहीं कर पाते थे। यहाँ पे एक बात और हम कहेंगे दोस्तों, 2006 तक जो हमारा एक ग्रह है जो कि प्लूटो था दोस्तों, 2006 तक हमारा एक ग्रह है वो प्लूटो, तो उसको भी हम ग्रह मानते थे। लेकिन 2006 के बाद जो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज़ का निर्धारण करती है, जिसको हम बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन IAO ने 2003 UB 313 ये एक तरीके का उल्का पिंड था, और एक सीरस और हमारा जो प्लूटो था उसको जो है वो बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। ठीक है, तो अब ये ग्रह नहीं है। अब इसका आधार क्या है ये बताया जा रहा है, तो ये अपनी कक्षा को छोड़ के किसी दूसरी की कक्षा को काट रहे थे, इस वजह से हम इसको अपने ग्रह में कंसिडर नहीं करेंगे, वो किसी और सौरमंडली और परिवार का हिस्सा होंगे, ऐसा उन्होंने बताया। 2006 से पहले तक इनको माना जाता था और 2006 के बाद अभी बौने ग्रहों में डाल दिया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी जो स्पेसिफिकली बात करेंगे वो हम पृथ्वी पे करेंगे। मैं जस्ट बोलता जाऊंगा और आप पृथ्वी के बारे में बस समझते चलेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी के अगर देखा जाए तो बहुत बड़े हिस्से पे पानी है, लगभग 70% हिस्से में पानी है। तो दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है हमारी वो सूर्य से दूरी के हिसाब से उसका तीसरा स्थान है, और आकार के हिसाब से हमारी पृथ्वी का 5वां स्थान है। तो हमारी पृथ्वी से 4 और बड़े ग्रह हैं, उसके बाद 5वां हम हैं, और उसके बाद हमसे 3 छोटे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा आकार के हिसाब से 5वां और दूरी के हिसाब से हमारा तीसरा स्थान है। ध्रुव के पास पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी चपटी है, जिस वजह से इसे भू-आब या जॉइड इसका आकार बताया जाता है। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल जो परिस्थिति है वो पृथ्वी पे ही पाई जाती है, क्योंकि जीने के लिए पानी और हवा चाहिए, वो हमारी पृथ्वी पर ही है। और वायु के अंदर जो आवश्यक गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन वगैरह वो हमारी पृथ्वी पर है। इस वजह से कहा जाता है हमारी पृथ्वी जो है वो एक अद्भुत ग्रह है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि कौन सा अद्भुत ग्रह है, तो कुछ लोग मंगल बताएंगे, कुछ लोग बुध बताएंगे, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए समझदार बच्चे बोलेंगे सर पृथ्वी है जो अद्भुत ग्रह है, क्योंकि जीवन जीने के लिए ज़रूरी जो परिस्थितियाँ हैं वो सब यहीं मिल सकते हैं। यहाँ पानी वायु उपस्थित है, ये मैंने आपको बता दिया। वायु में ऑक्सीजन वगैरह ये भी मैंने बता दिया। और हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% तक पानी है, इस वजह से आकाश से देखने पर हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ठीक है, ये आकाश या बोल सकते हैं ऊपर से देखने पर हमारी जो पृथ्वी है वो नीली दिखाई क्यों देती है, ठीक है, तो इस पर बताएंगे। क्योंकि पृथ्वी पर 71% पानी है, इस वजह से हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य हमारी जो पृथ्वी है वो नीली दिखाई देती है। प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड के अंदर वो 3 लाख किलोमीटर तक चला जाएगा। लेकिन उस प्रकाश को भी आने में, जबकि इतनी तेजी से वो आता है, उसके बावजूद भी पृथ्वी तक पहुंचने पर उसे 8 मिनट का समय लग जाता है। तो आपको पता लग रहा होगा कि पृथ्वी जो है वो कितनी दूर है सूर्य से। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है, यानी कि जस्ट 1/4। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारी पृथ्वी 100 है तो उसका व्यास सिर्फ 25 है, लेकिन वो हमें फिर भी इतना बड़ा दिखाई देता है। उसके पीछे का कारण सिर्फ ये है कि वो हमारे बहुत ज़्यादा करीब है। सिर्फ अगर देखा जाए तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये आपको अगर देखा जाए सूर्य से पृथ्वी की दूरी के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा कम दूरी है, तो इस वजह से हमें चंद्रमा जो है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। एक क्वेश्चन दोस्तों और बनता है कि हम चंद्रमा का एक भाग ही क्यों देख पाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा चंद्रमा है तो जब वो घूमता है तो अपना वो परिक्रमण जो है वो 27 दिन में करता है। ठीक है, और उसकी जो घूर्णन है वो भी 27 दिन है। तो एक तरह से उसकी घूर्णन गति और जो उसका परिक्रमण है वो एकदम सेम है। तो जब वो इस तरह से चलता है तो हमारी पृथ्वी भी उसके साथ ऐसे ही चलती है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और इस हमारी पृथ्वी पर रहने वाले इधर जो रह रहे हैं उन लोगों को चंद्रमा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हमारी पृथ्वी इस तरह से घूम रही है, चंद्रमा इसी तरह से है। ठीक है, इसी तरह से पूरा चक्कर का। तो इसका रीजन क्या होता है कि ये इसका जो
घूर्णन है और इसका जो परिक्रमण है वो एकदम सेम है, और सेम होने की वजह से पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं वो चंद्रमा का एक तरफ का भाग ही देख पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा मान लीजिए इस तरफ से, ये इसका जो कैप है लगाने वाला, ये आपको दिख भी रहा होगा, मान लीजिए ये है वो भाग जिसे हम चंद्रमा का देख पाते हैं, ठीक है। तो अभी इसे हम यहाँ देख रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूमेगी और ये चंद्रमा भी जो घूमेगा, तो ये हमेशा इसी तरह से रहेगा, हमेशा से इसी तरह से। तो इस वजह से हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। अगला है हमारा क्षुद्र ग्रह। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो क्षुद्र ग्रह में आप लिखेंगे ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मतलब हमारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, हमारे उपग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, इनके अतिरिक्त जो छोटे छोटे हमारे पिंड हैं या हमारे छोटे छोटे असंख्य पिंड के जो टुकड़े हैं वो भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो उन्हें हम क्षुद्र ग्रह या छोटे ग्रह बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के ऊपर इस तरीके की कक्षाएं बनी हुई हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। तो इस तरीके की कक्षाएं बनी हुई हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पास में यहाँ पे बुध हो गया, और उसके बाद में हमारा शुक्र हो गया, फिर हमारी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कहीं पृथ्वी हो गई, यहाँ पे मंगल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, और फिर इसके बाद में एक तरह की पट्टी है ऐसी, जिसके अंदर ये, और इसके बाद में हमारा यहाँ पे कहीं बृहस्पति, फिर यहाँ पे हो गया हमारा शनि, और यहाँ पे हमारा गया यूरेनस, और यहाँ पे हो गया हमारा देखा जाए तो हमारा नेपच्यून, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ग्रह हैं। तो ये जो हमारे क्षुद्र ग्रह हैं ये कहाँ मिलते हैं, मंगल और बृहस्पति। ये है मंगल और ये है बृहस्पति। तो इन दोनों की कक्षा के बीच में ये मिलते हैं, ये बताने का इसमें प्रयास किया गया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो पट्टी है, इस पट्टी के अंदर छोटे छोटे पिंड जो है वो भी सूर्य का चक्कर काटते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। जैसे कि बताया, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो क्षुद्र ग्रह है वो ग्रह का ही भाग है। जब किसी तरीके का विस्फोट हुआ होगा तो ये ग्रहों से टूट गए होंगे, और टूटने की वजह से यहाँ पे स्वतंत्र हो गए, और ये भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, मतलब किसी समय में ये उसका हिस्सा रहे होंगे। अब यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म और है कि क्या होता है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे असंख्य टुकड़े, मतलब ऐसे टुकड़े जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम उल्कापिंड कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि उल्कापिंड क्या होता है, तो आप कहेंगे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी इन उल्कापिंडों की जो प्रवृत्ति होती है वो पृथ्वी से टकराने की होती है, ठीक है। और कभी कभी ये पृथ्वी पे गिर भी जाते हैं। जब ये गिरते हैं तो उसी जगह पे पृथ्वी पे गड्ढे या गर्त बन जाती है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी की तरफ आते हैं, तो ये जब वहां से आते हैं गिरे हुए, तो गिरने की वजह से इनमें फ्रैक्शन लगता है, तो फ्रैक्शन की वजह से ये आग पकड़ रहे थे और वहीं जल के नष्ट हो जाते हैं, तो हमारी पृथ्वी पर आ नहीं पाते। लेकिन कुछ बहुत बड़ी मात्रा में बड़े होते हैं जो फ्रैक्शन के बाद भी घिसते 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 जल्दी जल्दी थोड़ा सा बच जाता है और वो आगे पृथ्वी पे गिर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, आपने यहाँ पे सौर मंडल में पृथ्वी यानी भूगोल क्लास 6 का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आपके लिए हम थोड़े से क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, जिनको आप अगर आप चाहें तो लिख लेंगे, क्योंकि मैं उन्हें बोल रहा हूँ, आप उन्हें नोट कर लेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वही हैं। आप इसको कर लीजिए कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहला, ग्रह और तारों में क्या अंतर है, ठीक है। दूसरा, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तीसरा, सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रह का लिखिए, ठीक है। मतलब सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग
जो ग्रह हैं सभी ग्रह उन्हें लिखिए, मतलब पहले कौन से नंबर पे आएगा, दूसरा कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, ऐसे ही लिखना है सबको, ठीक है। और अगला है हमारा, जैसे मैंने बताया कि आंतरिक ग्रह है, जैसे कि मैंने बताया था ये अंदर वाले, इस पट्टी के अंदर के आंतरिक और बाह्य, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है केवल आंतरिक ग्रह को लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा आंतरिक एवं बाह्य ग्रह क्या है लिखिए। तो एक में हमें सिर्फ आंतरिक लिखना है और दूसरा हमें आंतरिक और बाह्य दोनों लिखना है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा अंतरिक्ष एवं बाह्य ग्रह क्या है। अच्छा ये मैंने बता दिया। अगला ही लिखेंगे पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों बोलते हैं। मैंने अभी बताया भी था कि हमारी पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों बोलते हैं। हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों देख पाते हैं, इसके बारे में लिखिए। ब्रह्मांड क्या है, चित्र सहित समझाइए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो ब्रह्मांड के बारे में मैं और थोड़ा बता देता हूँ। दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत सारे ग्रह से मिलके बनता है, बहुत सारे उपग्रह, ग्रह और इन सब से मिलके हमारा बनता है सूर्य, इन सब से मिलके बनता है हमारा सौर परिवार, ठीक है। और बहुत सारे सौर परिवार या बोल सकते हैं बहुत सारे तारों से मिलके हमारी बनती है आकाश गंगा, और बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलके बनता है हमारा ब्रह्मांड। तो अगर देखा जाए, मान लीजिए ये ब्रह्मांड है, ये मान लीजिए ब्रह्मांड है, तो इसके अंदर बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, और इन आकाश गंगाओं के अंदर बहुत सारे तारे, ठीक है। ये हमारे सोलर सिस्टम है, और उन सोलर सिस्टमों के अंदर हमारा अपना सौर मंडल है जो हमारा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बारे में विस्तार से आप चित्र देख के, गूगल वगैरह पे देख के आप जितना अच्छे से अच्छा बना सकते हैं वो चित्र बनाइए, ताकि आप बहुत इफेक्टिव तरीके से लिख सकें, ठीक है। हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों देख पाते हैं, ये आपको देख लिया होगा। अब इसमें थोड़े से सही और गलत है, ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा या मंगल, ठीक है। आप जो भी हो उसको अच्छे से लिखेंगे। ऑप्शन इसमें शुक्र, एक तो शुक्र है, बृहस्पति है और चंद्रमा है। अगला है इसमें सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। ऑप्शन बुध, पृथ्वी, शुक्र या मंगल। तो ऑब्वियसली ये पृथ्वी है, ठीक है। और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। आयताकार, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार या इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार एक होता है चक्कर, एक होता है इस तरीके का गोला, और एक होता है एक इस तरीके का। ये बीच में सूर्य होगा, वो गोल ना होकर के ऐसा होता है, तो इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। अगला है हमारा ध्रुव तारों से किस दिशा का ज्ञान होता है। पूर्व का, पश्चिम का, उत्तर का या दक्षिण का। तो ऑब्वियसली उत्तर का। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षा के बीच मिलते हैं। तो ऑब्वियसली क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में मिलते हैं, ये आपको पता ही होगा। पृथ्वी और शुक्र की, बृहस्पति एवं शनि की, मंगल एवं बृहस्पति की या अरुण एवं वरुण की। तो ये मिलता है मंगल और बृहस्पति की, ठीक है। अब खाली जगहों को भरना है। का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। तो उसमें हम लिखेंगे तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगला, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है। तो तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है, प्रणाली को आकाश गंगा कहा जाता है। अगला है हमारा सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। तो सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह हमारा पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे मैं गरीब बोल रहा हूँ, गरीब तो कुछ विद्यार्थी होते हैं जो मानसिक रूप से गरीब होते हैं, उन्हें कितना भी अच्छा समझाओ लेकिन वो समझ ही नहीं पाते। मैं उस गरीब की बात नहीं कर रहा, मानसिक रूप से गरीब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपके दो आंसर हैं, आप उनमें से दोनों में से जो भर देंगे वही सही होगा, क्योंकि चंद्रमा भी हमारा पृथ्वी से बहुत नजदीक है। तो अगर उपग्रह के बारे में पूछे तो आप लिखेंगे कि चंद्रमा, ठीक है। और अगर बात करें कि ग्रह कौन सा है तो वो हमारा है शुक्र, ठीक है। ग्रह के पास अपनी तथा नहीं होता, तो ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश
नहीं होता। तो यहाँ तक आपने खाली जगह भी देख ली और यहाँ पे आपने राइट राउंड भी देख ली और क्वेश्चन आंसर भी देख लिए। ठीक है, तो आज का चैप्टर जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।